नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे हैं लोकतंत्र में जन सहभागिता। और हमने पहले देखा है कि किस प्रकार से लोगों का मतदान के प्रति व्यवहार होता है और कैसे लोग मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के निर्वाचन आयोग के क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लोगों की भूमिका होती है, किस प्रकार से वो अपनी सहभागिता निभा पाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा है कि चूंकि समाज एक जैसा नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग तरीके के क्रियाकलाप होते हैं और साथ ही साथ उस समाज का व्यवहार होता है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है लोगों के चुनाव में भाग लेने से। और जब बात आती है प्रतिनिधित्व करने की, तो महिलाओं के लिए स्थितियां थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। पुरुष जिस प्रकार घर से बाहर निकलकर अपना काम संपन्न करते हैं, महिलाओं के लिए पुराने समय से ही ये चला आ रहा है कि उनको घर से बाहर बहुत हद तक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो घर से ही अपना काम संचालन करती है। लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है और देश को चलाने की जब बात आती है, तो उनमें महिलाओं की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे महिलाओं के शामिल किए बिना काम नहीं हो सकता। क्योंकि लोकतंत्र है, पूरे देश को चलाने के लिए बनाया जाता है। लोकतंत्र में जो चीज़ें होती है पूरे देश के लिए निर्धारित करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए आवश्यक है जो महिलाओं की सोच है उसको शामिल करना और उस प्रक्रिया में शामिल करना जहाँ पे वो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, सदन में बातें उठाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इसे देखते हुए पुराने समय का ये अनुभव रहा है कि चुनाव जो होता चला आ रहा है, तो पुराने समय से ही बहुत हद तक महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत नीचे रही है। अर्थात जो प्रतिनिधित्व तो उनकी ओर से किया जाना चाहिए वो 10-11% से ऊपर नहीं जा पाया है। और ये लंबे समय तक, न सिर्फ 1952 का जब चुनाव हुआ था तब से लेकर आज तक पूरा टेबल बना हुआ है, जिसे आप अपने बुक में देख पाएंगे, जिसमें आप निश्चित तौर पे देख पाएंगे कि समय समय के साथ साथ जो परसेंट है वो तो बदला है, वोटिंग का परसेंट बदला है, मतदाताओं की संख्या बदली है, लेकिन जो महिला उम्मीदवार हैं उनकी संख्या और उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। और एक दुर्भाग्य ये कहना चाहिए कि जो नीतियाँ बनती हैं देश के लिए, उसमें यदि महिलाओं की भागीदारी कम है या नहीं के बराबर है, तो निश्चित तौर पे वो योजनाएं, चूँकि महिलाएं जो होती हैं समाज का, आप देख सकते हैं लगभग 50% हिस्सा होती हैं। अब ये बहुत बड़ी जनसंख्या जो है, अर्थात पूरी 50% जनसंख्या यदि निर्वाचन में, प्रतिनिधित्व में पीछे रहेंगी, तो निश्चित तौर पे देश का समुचित विकास होना संभव नहीं है। जैसा आप भी समझते हैं बच्चे कि आपके घर में जो निर्णय लिया जाता है वो आपके माता पिता दोनों मिलकर लेते हैं। आपको भी कोई चीज़ की आवश्यकता होती है या किसी प्रकार की बात होती है, तो अपने मम्मी पापा दोनों के पास बैठते हैं, बात करते हैं और फिर कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये तो घर का निर्णय हो गया। अब इसी प्रकार से जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो समाज का निर्णय हुआ, राज्य का निर्णय हुआ, देश का निर्णय हुआ, तो उसके लिए निश्चित तौर पे आवश्यकता है कि पूरी सहभागिता महिलाओं की ओर से भी की जाए। और परिस्थितियाँ, चूँकि हम जानते हैं राजनीति जो होता है वो बहुत ही बड़ा फील्ड होता है, तो महिलाओं के लिए इसमें कुछ दुविधाएं होती हैं और सबसे बड़ी बात होती है उनको प्रतिनिधित्व के लिए। तो अब धीरे धीरे ये प्रयास किया जा रहा है कि जैसे प्रतिनिधित्व की बात है, यदि सीटों को आरक्षित किया जाए, तो अभी पंचायत जो चुनाव होते हैं, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, और इसमें पंचायती राज को शामिल किया गया। स्थानीय निकाय जो चुनाव हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की गई, ये 1986 के आसपास हुआ था, और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये की गई थी कि इसमें 33%, 33% सीटें जो हैं, इन
इनको आरक्षित किया गया महिलाओं के लिए कि इन पदों पर महिलाएं जो हैं वो प्रतिनिधित्व करेंगी, इन पर चुनकर आएंगी। और इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। जो पंचायती स्तर पे जो चुनाव होते हैं, स्थानीय स्तर पे जो चुनाव होते हैं, वहाँ पे 33% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। और ये सीटें क्रमबद्ध तरीके से, एक स्थान पे जब चुनाव होता है तो क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग जो सीटें हैं उसको आरक्षित किया जाता है लॉटरी सिस्टम इत्यादि के द्वारा कि कौन सी सीट महिलाओं की आरक्षित रहेगी। और इसके आधार पे अब ये निश्चित तौर पे संभव हो पा रहा है। साथ ही साथ ये तो कुछ स्थानों पे 33% है, कुछ राज्य जो हैं वो 50% सीटों को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। चूंकि ये बात निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि लगभग 50% हिस्सा जो समाज का है वो महिलाएं हैं, तो उनको 50% जो आरक्षित सीट कर दिया गया है, जिससे वो अधिक से अधिक अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। और निश्चित तौर पे महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और उनकी भागीदारी है, जन सहभागिता चुनाव के प्रति है, वो बढ़ाने के लिए ऐसा कदम बहुत हद तक प्रभावी है। और अब ये माना जाना चाहिए कि विधानसभा और लोकसभा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था जो है उसके कारण सहभागिता की उम्मीद बढ़ी है। और चूंकि पहले के चुनाव में हमने देखा था कि 11-12% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ करता था, और इसी के कारण बहुत सारे जो कानून हैं वो भी बनाने में दिक्कत होती थी। क्योंकि महिलाएं जो हैं अपने समाज में अपने महिलाओं की स्थितियों और आवश्यकताओं को समझती है, तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा बनाया गया नियम कानून बहुत ही प्रभावी होगा। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि हमने देखा है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए लोकसभा में नियम बनाए गए हैं, क्योंकि लोकसभा जो है वहां पे हमने देखा है कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है। तो लोकसभा में ये व्यवस्था की गई है, तो इनको जनसंख्या के अनुपात में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति जिसकी जनसंख्या जितनी है उतना यदि वो पार्टिसिपेशन करता है तो निश्चित तौर पे वो अपने लिए नियम बनवा पाएंगे, अपने लिए बातें कर पाएंगे। और जो समाज का जो वंचित वर्ग है, अर्थात जहां पर आवश्यकता है उनके लिए नियम बनाने की, तो वो नियम बना पाएंगे। तो इस प्रकार से लोकसभा में व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर जो 16वीं लोकसभा है उसमें 84 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए है, और 47 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। इसी प्रकार राज्यों में भी जो विधानसभा होता है और ये भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। अर्थात ये जो चुनाव है इसमें कुल मिलाकर इसी प्रकार से नियम बनाए गए हैं। साथ ही साथ स्थानीय निर्वाचन के जो चुनाव होते हैं उसमें भी पंचायत और शहरी निकायों में भी इसी प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है कि इनको जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग हैं वो अधिक से अधिक अपना पार्टिसिपेशन कर पाएँ, अधिक से अधिक भागीदारी दिखा पाएँ अपना, और इसके कारण लोकतंत्र में सबकी जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि किसी प्रकार से इनको आरक्षण दिया गया है और उस आरक्षण का वो लाभ उठा सके, जो कि लॉटरी सिस्टम से अलग अलग रोटेशन के आधार पे भी बनाया जाता है। जो सीटें होती है उसमें महिलाओं की जो सीट होती है, साथ ही साथ अनुसूचित जाति का जो सीट होता है वो निर्धारित कर दिया गया कहाँ कहाँ पर होगी जनसंख्या के अनुपात में। यदि जनसंख्या जहाँ पर अनुसूचित जाति या जनजाति की अधिक है
तो उसको सीट को उसी प्रकार से अनुसूचित जाति का, जनजाति का निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार से जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी सीटों का उसी प्रकार से निर्धारण किया जाता है। अलग अलग स्थानीय निकाय के चुनाव इत्यादि होते हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ये रोस्टर बना होता है और साथ ही साथ निर्धारण किया जाता है सीटों का। तो ये है सभी लोगों को भागीदारी दिलाने के लिए निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से किया गया बहुत बड़ा प्रयास, जो कि संविधान संशोधन के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों का शामिल किया गया। हमने पहले देखा हुआ है कि किस प्रकार से संविधान बनाया गया और सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया है कि अधिक से अधिक लोग भागीदारी करें, 100% मतदान आ सके और जो लोग छूट रहे हैं अर्थात महिलाओं को, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसी को भी ये महसूस ना हो कि उनकी भागीदारी नहीं है और अधिक से अधिक वो इसमें पार्टिसिपेशन कर पाएँ। तो लोकतंत्र में जन भागीदारी, जन सहभागिता के लिए आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई बातें और खबरें लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ी हैं। तो हमें सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करेंगे, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारे अपडेट आपको मिल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पी शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आऊँगा नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।